तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जो कि आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। जी हाँ, चैप्टर का नेम यहाँ पर है मनी एंड क्रेडिट। क्या नाम है? मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, तो मनी एंड क्रेडिट को जानने से पहले, मनी और उससे जुड़ा हुआ लोन है ना, उसको जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार पैसा सच में होता क्या है। क्या पता होना चाहिए कि पैसा होता क्या है, कि व्हाट एक्चुअली मनी इज। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या मनी जो है वो एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि अगर हमको कुछ भी खरीदना है ना, तो कुछ भी अगर हमको खरीदना है तो हम क्या करेंगे, हम बाजार में जाएंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे, वहां पे जाके हम वहां पे उसको पैसे देंगे और उस पैसे के बदले में वो हमको क्या देगा, वो सामान दे देगा, है ना। तो यही होता है कि हमने क्या करा है, एक्सचेंज करा है। हमने एक्सचेंज कैसे करा है, पहले हमने उसको पैसे दिए हैं और उसके बदले में उसने, मान लीजिए हमको यहाँ पर मैगी दी है। मैं मैगी का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको कि मैं मार्केट में गया हूँ, मार्केट में जाके मैंने दुकान वाले को क्या करा है, दुकान वाले भैया को मैंने उनको 14 रुपीज यहाँ पे करे हैं और इन रिटर्न उन्होंने मुझे क्या दिया है, उन्होंने मुझे यहाँ पर मैगी दी है। क्या दी है? मैगी। तो यहाँ पर कैसे हुआ है हमारा एक्सचेंज, हमारा ट्रांजैक्शन जो है कैसे हुआ है, हमने उनको पैसे दिए और उसके बदले में उन्होंने हमें क्या दिया है, सामान या कमोडिटी दी है ना। तो मनी क्या है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इन ट्रांजेक्शन। आपने देखा मैंने अभी यहाँ पर मैगी वाला ट्रांजेक्शन करा, तो यहाँ पे मनी ने क्या करा है, मनी ने यहाँ पर मुझे हेल्प करी है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, तो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इन ट्रांजैक्शन, है ना। और पहले एक दिक्कत बहुत होती थी बार्टर सिस्टम वाली, आपको याद होगा। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या होता था कि लोगों को जैसे एक इंसान के पास, या मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे राजू है। क्या है? ये हमारा राजू है ना। राजू और रघु, क्या? राजू और रघु। राजू को रघु से कुछ सामान लेना है। मान लेते हैं रघु जो है उसके पास दूध है। क्या है? रघु के पास दूध है और यहाँ पे राजू के पास क्या है, राजू के पास यहाँ पर गेहूं है। रघु के पास दूध है और राजू के पास गेहूं है ना। अब यहाँ पर क्या है, राजू और रघु के पास होनी चाहिए इच्छा। क्या होनी चाहिए? वांट। राजू को वांट होनी चाहिए मिल्क की। किसकी? मिल्क की। और रघु को वांट होनी चाहिए वीट की, जो कि उसके पास है, वीट की। तो यहां पर वांट क्या है, यहां पर दो वांट है। कितनी वांट है? दो वांट। तो इसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि अगर आपको बार्टर सिस्टम के अंदर अगर एक्सचेंज करना है सामान, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए। पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना ये एक बहुत रेयर टास्क है, बहुत अपने आप में मुश्किल टास्क है ना। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है ये बहुत मुश्किल चीज है और ये एक्चुअली में इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलता। तो ये जो बार्टर सिस्टम है, जो बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा था, उसको यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम थी ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला मनी ने। अब यहाँ पर मनी क्या काम कर रहा है, अब यहाँ पर केवल एक वांट है। क्या है? एक वांट। इसी केस में समझिए, अब यहाँ पर जो हमारा रघु है वो दूध बेचने वाला है ना, और जो राजू है वो दूध खरीदने वाला है। राजू जाएगा रघु के पास और जाके उससे कहेगा कि एक काम करो, ये लो पैसे, 30 रुपये ले लो, 60 रुपये ले लो और इसके बदले में मुझे मिल्क दे दो। यहाँ पर वन वांट है। क्या है? वन। पिछले केस के अंदर वहाँ पे दो वांट थी, वहाँ डबल वांट थी और यहाँ पर एक ही वांट है। ठीक है, तो ये जो हमारा मनी है, इसने जो प्रॉब्लम थी ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली, इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मनी, तो हम बोल सकते हैं मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इन ट्रांजेक्शंस एंड इट हेल्प अस टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये हमारी हो गई मनी की अच्छी सी डिफाइन। ठीक है, तो अब आगे ही बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर एज पर एनसीईआरटी। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर आपने हमको मनी के बारे में तो अच्छे से बता दिया, लेकिन आप हमको क्या ये चीज़ बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होती है एक्चुअली में, और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कैसे काम करती है। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, देखो मॉडर्न चीज़ को जानने से पहले ये हमारा पास्ट जानो। क्या जानो? ये हमारा पास्ट जानो। देखिए ज़रा इसके अंदर कि पास्ट में क्या होता था। पास्ट में जो मनी था वो तो था नहीं, तो मनी के प्लेस में क्या एक्ट करता था एज मनी। तो इन पास्ट टाइम ग्रेन्स एंड व्हीट, है ना, ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स एंड राइस बोलूंगा मैं, ग्रेन्स एंड राइस जो था दे यूज टू एक्ट लाइक अ मनी। ठीक है, उसके बाद इनके हटते ही, मतलब इनके जाने के बाद जो आया वो आया हमारे पास कॉइन्स, अलग अलग तरह के कॉइन्स, है ना।
अलग अलग तरह के कैसे सर, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स है ना, कॉपर कॉइन्स एटसेट्रा, इस तरह के कॉइन्स आए। पर उसके बाद जो आज का प्रेजेंट डे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो क्या है? तो आज का जो प्रेजेंट डे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, है ना। पहली कैटेगरी क्या है? द फर्स्ट कैटेगरी इज दिस, पहली कैटेगरी है हमारे पास करेंसी। क्या है? करेंसी। जो करेंसी आज हम देखते हैं हमारे पास, करेंसी 2 तरह से अवेलेबल होती है हमारे पास। एक तो होती है कॉइन्स के फॉर्म में और एक होती है हमारे पास नोट्स के फॉर्म में। कैसे? कॉइन्स एंड नोट्स। और कॉइन्स एंड नोट्स जो होते हैं दीज आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ इसकी अथॉरिटी कौन देता है? इट इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इन इंडिया नोबडी कैन डिनाई द एक्सेप्टेंस ऑफ मनी और रुपी, कि रुपी की एक्सेप्टेंस को कोई भी इंसान इंडिया के अंदर डिनाई नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखिए करेंसी के बाद आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? करेंसी के बाद है हमारे पास डिपॉजिट्स विद बैंक्स। क्या है? डिपॉजिट्स विद बैंक्स। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे लता का हमने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ लता एक लेडी है, लता एक हाउस होल्ड फीमेल है, उसके जो हस्बैंड है वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, महीने के अंदर 10,000 रुपीज़ वो कमाते हैं और इन दी एंड पूरा महीने का 10,000 रुपये की इनकम है, 7,000 रुपये वो खर्च कर देते हैं, उनके पास 3,000 रुपये बच जाते हैं। अब ये जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी इसके पास बची है, किसके पास? लता के पास। तो लता के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि वो क्या कर सकती है? लता जाएगी बैंक के अंदर और जाके बैंक में अपने उस सरप्लस मनी को डिपॉजिट कर देगी। क्या कर देगी? डिपॉजिट कर देगी। एंड बैंक विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डिपॉजिट। और बैंक क्या करेगी? लता को, यहाँ पर लता को वो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। ठीक है। और बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज देगी, जैसे कि बैंक विल प्रोवाइड पासबुक, है ना, बैंक विल प्रोवाइड चेक फैसिलिटी, बैंक विल प्रोवाइड एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, है ना। बैंक विल प्रोवाइड देम मल्टीपल नेट बैंकिंग ऑप्शंस एज वेल एंड यूपीआई ऑप्शंस एज वेल। तो ये सारी चीजें बैंक्स उनको प्रोवाइड करेंगी इन द टॉपिक डिमांड विथ डिपॉजिट, डिपॉजिट विथ बैंक्स। ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक होता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी वाला। इसी के साथ अब हम जाएंगे कि सर ये जो बैंक होती है ये लोन एक्टिविटीज कैसे करती है। नाउ द टॉपिक इज लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, कि हमारी जो बैंक है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर HDFC बैंक का, कि बैंक अपनी लोन एक्टिविटीज को कैसे लोन एक्टिविटीज को करती हैं, और बैंक्स जो होती हैं वो एक्चुअली में अपना जो प्रॉफिट है, जो उनका इनकम है, वो कैसे जनरेट करती हैं। यहाँ मैं HDFC बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिएगा एग्जांपल HDFC बैंक का, कि ये हमारी HDFC बैंक है। यहाँ पर क्या होता है? 2 पार्टीज आती हैं। फर्स्ट आता है आपका डिपॉजिटर। क्या आता है? यहाँ से डिपॉजिटर HDFC बैंक के पास जाता है और डिपॉजिटर जाकर वहाँ पर क्या करता है? उसके डिपॉजिटर के पास जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है वो बैंक के अंदर क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है। क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है। मतलब अब हमारी HDFC बैंक के पास कुछ डिपॉजिट मनी है। क्या है? कुछ डिपॉजिट मनी है। बैंक क्या करती है? बैंक के पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं कि HDFC बैंक क्या करे, जो आपका बोरोवर आएगा वहाँ से, क्या आएगा? बोरोवर जो आएगा, जो भी लोन लेने के लिए वहाँ से आएगा, वो उसको उठाकर सारा पैसा दे दे, या फिर अगर वो उसको सारा पैसा उठाकर दे देगी तो सोचिए एक प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारा जो डिपॉजिटर आया था, डिपॉजिटर ने सारा पैसा यहाँ पर HDFC बैंक को दिया अपना, और HDFC बैंक ने अगर सारा ही पैसा बोरोवर को लोन के तौर पर दे दिया, है ना, तो अब यहाँ पर अगर डिपॉजिटर अगले दिन पैसा वापस मांगने आ जाता है तो HDFC बैंक के पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने सारा पैसा किसको दे दिया है? बोरोवर को, है ना। तो अब यहाँ पर HDFC बैंक क्या करती है, या कोई भी नॉर्मल बैंक क्या करती है? नॉर्मल बैंक वहाँ पर कुछ परसेंटेज रिजर्व रख दी, क्या करती है? कुछ परसेंटेज को रिजर्व रख लेती है। डिपॉजिटर ने पैसा दिया, उसका अप्रॉक्सीमेटली वो 15% हमारी बुक में दिया हुआ है कि 15% वो क्या कर लेती है? अपने पास एज अ रिजर्व रख लेती है, जिसको RBI चेक करता है कि उसने रिजर्व रखा है कि नहीं रखा, है ना। और बाकी जो पैसा बचता है अप्रॉक्स 85% वो एज अ लोन वो दे सकती है बोरोवर्स को। ठीक है, कि अगर हमारा डिपॉजिटर आएगा भी तो उसको ईजिली विड्रॉल मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है सर, वो पैसे कैसे कमाते हैं? डिपॉजिटर ने जो वहाँ पर अपना डिपॉजिट दिया था उसके ऊपर डिपॉजिटर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बैंक्स यूजुअली इंटरेस्ट देते हैं सेविंग्स पर 4%, वो इनको 4% का इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है,
और वहां से वो बोरोवर से कितना लेते हैं, बोरोवर से वो अप्रॉक्स 12%, 8% और 15% तक का इंटरेस्ट वो लेते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब डिपॉजिटिंग इंटरेस्ट एंड बोरोइंग इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये जो 10% अप्रॉक्स का जो डिफरेंस है, 10 से 11% के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये होती है इनकम और प्रॉफिट ऑफ द बैंक। ये तरीका है जैसे कि हमारी बैंक्स जो हैं वो क्या करती हैं, प्रॉफिट अर्न करती हैं। आई होप कि आपको लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक टॉपिक समझ में आया है। इसी के साथ अब हम अपनी क्रेडिट सिचुएशंस के अंदर जाने वाले हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि क्रेडिट की एक्चुअली में सिचुएशंस क्या होती हैं, मतलब किस किस तरह का क्रेडिट लिया जा सकता है। टू क्रेडिट सिचुएशंस, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब आपको यहां पर दिखेगा, पहली सिचुएशन आपको दिखेगी यहां पर सलीम की। सलीम की जो सिचुएशन यहाँ पे बताई है वो एक शू मेकर है। अब उसमें क्या होता है, देखिए कि उसके पास एक बड़े आदमी ने उसको एक ऑर्डर दिया हुआ है शूज़ बनाने के लिए, है ना। अब शूज़ बनाने का जब सलीम के पास ऑर्डर आया है तो सलीम ने क्या करा है, सलीम ने मार्केट में जाकर कुछ पैसा उधार लिया है एक लैंडलॉर्ड से और कुछ पैसा एडवांस में ले लिया है उस व्यक्ति से जिससे उसको वो ऑर्डर मिला हुआ है ना। अब यहाँ पे उसने क्रेडिट ले लिया है और उसने क्रेडिट लेने के बाद अपने शू मैन्युफैक्चर कर लिए हैं और शूज़ की जब डिलीवरी हो गई है और जब सलीम को पैसे मिल गए हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सलीम ने यहाँ पर क्रेडिट जो उसने लिया था वो चुका दिया है। तो ये जो सिचुएशन है सलीम वाली, ये आइडल सिचुएशन है वेयर यू हैव टेकन सम क्रेडिट फ्रॉम पीपल एंड यू हैव पेड इट एज वेल, है ना। कि आपने लोगों से क्रेडिट लिया, उधार लिया और आपने उसे आराम से चुका दिया बिना किसी देरी के और विद इंटरेस्ट आपने उसे चुका दिया। कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं आई सर, है ना। पर जो सेकंड सिचुएशन है हमारे सामने वो है स्वप्ना की सिचुएशन, है ना। स्वप्ना ने क्या करा सर, वो एक गरीब फार्मर थी, है ना, छोटी फार्मर थी, मतलब एक छोटे स्केल पे उसने यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करा। पहले ईयर के अंदर क्या हो गया उसके साथ, फर्स्ट ईयर में उसकी क्रॉप फेल हो गई और उसने जितना भी लोन लिया था शी इज़ नॉट एबल टू पे दैट लोन। बट उसने दोबारा रिस्क लिया, दोबारा उसने अगले साल दोबारा से लोन ले लिया और उस लोन को लेने के बाद उसने दोबारा से ग्रो कर दिया। इस साल फेल तो नहीं हुई क्रॉप, पर इतनी सक्सेसफुल भी नहीं हुई कि वो पिछले साल वाला लोन भी लौटा दे, है ना। पर अब क्या हो रहा है, पिछले साल वाला लोन तो वो नहीं लौटा पाई पर इस साल वाला उसने लौटा दिया है। तो पिछले साल वाले लोन को लौटाने के लिए उसके पास दो सिचुएशन है, क्या, वेदर शी हैज़ टू सेल सम पार्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू रीपे दैट लोन। उसको कुछ हिस्सा बेचना पड़ेगा तभी जाके वो चुका पाएगी, नहीं तो उसके पास ऑप्शन रहेगा डेथ का। क्यों? क्योंकि वो डेट ट्रैप में फंस चुकी है। क्या? वो डेट ट्रैप, वर्ड देखिएगा बेटा, डेट ट्रैप, एक कर्जे के जाल के अंदर वो क्या हो चुकी है, कर्जे के जाल में स्वप्ना फंस चुकी है ना। इससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मैंने बताया, या तो डेथ है उसकी जो कॉमन है हमारे यहाँ पर फार्मर्स में, और सेकंड सिचुएशन उसके पास है कि वो सेल कर दे प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये होती हैं दो क्रेडिट सिचुएशन। आई होप कि आपके सलीम की जो सिचुएशन है वो बहुत आइडल सिचुएशन लगी है। इसी के साथ अब हम जानने वाले हैं कि अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ क्रेडिट, तो व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि क्रेडिट को लेने की क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं। यस, तो अब हमारे पास आने वाली हैं यहाँ पर 4 शर्तें क्रेडिट की, कि व्हाट आर दी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहला टर्म ऑफ क्रेडिट यहाँ पर आता है कि दैट पर्सन हु इज टेकिंग लोन ही शुड नो अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज टू बी पेड अलोंग विद द प्रिंसिपल। उसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए जो उसको मूल के साथ चुकाना है, मतलब जो आपका ब्याज दर है वो भी आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको मूल के साथ ब्याज भी चुकाना है, ठीक है। सेकंड आता है आपको कि आपको अगर जो आपको लोन देने वाला आदमी है अगर वो कोलेटरल की डिमांड करता है तो वो टर्म भी आपको पता होना चाहिए कि आपका कोलेटरल क्या है। कोलेटरल क्या होता है सर? कोलेटरल मतलब होता है इट इज द गारंटी विच इज गिवन बाय द लोन टेकर और लोन सीकर टू द पर्सन हु इज गिविंग लोन। जो लोन दे रहा है उसको ये गारंटी के तौर पे दिया जाता है कि इफ आई विल नॉट बी एबल टू पे योर लोन, तो आप इसको सेल करके अपना पैसा निकलवा लेना। तो कोलेटरल को बोल सकते हैं सिक्योरिटी। क्या बोल सकते हैं? सिक्योरिटी बोल सकते हैं। कोलेटरल एक तरह से गारंटी की तरह काम करता है, ठीक है। तो कोलेटरल जो है कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी,
इट कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इट कैन बी एनी लाइव स्टॉक एज वेल। जो गाय भैंस कैटल्स का जो ग्रुप होता है ना, गाय भैंस भी गिरवी रखी जा सकती हैं। तो ये सब हमारे पास होता है ना। उसके बाद हमारे पास आता है मोड ऑफ रीपेमेंट। थर्ड जो शर्त है हमारी यहाँ पर ये है कि मोड ऑफ रीपेमेंट आपको बताना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए टर्म्स के अंदर कि क्या मोड ऑफ रीपेमेंट है, कि आप ईएमआई के थ्रू पेमेंट करने वाले हैं, कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपकी बनेंगी, ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, वो सब एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। और फोर्थ शर्त यहाँ पर है कि डॉक्यूमेंटेशंस, है ना, डॉक्यूमेंटेशंस विच आर आस्क्ड बाय द पर्सन हु इज गिविंग यू लोन, इट शुड बी वेरी क्लियर। मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंटेशंस में क्या क्या आ सकता है। वो आपसे लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर की डिमांड कर सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड कर सकता है। वो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो वो सैलरी स्लिप की डिमांड कर सकता है, और इन दी एंड वो आपके लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर मांग सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे चारों जो शर्तें हैं जिनको बोला जाता है हमारे सामने टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना, टर्म्स ऑफ क्रेडिट दैट इज क्लियर टू यू, है ना। बहुत इजी तरह से आपको ये समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसको हम एक बहुत ब्रिलियंस के साथ एक टेबल की हेल्प से समझने वाले हैं। आई गारंटी कि भाई आपको ये याद होने वाला है, आप चिंता मत करिए ना। सबसे पहले देखिए, समझिए मेरे सामने, आप यहाँ पर देखिएगा फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल जो क्रेडिट है आपका, फॉर्मल में मतलब क्या है, फॉर्मल जो इंडिया में लोन दिया जाता है वो केवल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स के द्वारा, या एनबीएफसी जो होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो भी दे देती हैं, है ना। एनबीएफसी, बैंक्स एंड कॉर्पोरेशंस। ठीक है, आपकी जो कॉपरेटिव्स जो हैं आपकी, वो लोन देती हैं यहाँ पे फॉर्मली इंडिया के अंदर। ठीक है, और आपका जो इनफॉर्मल है उसमें कौन लोन देता है, इट कैन बी गिवन बाय मनी लेंडर्स, है ना, इट कैन बी गिवन बाय फ्रेंड्स, इट कैन बी गिवन बाय रिलेटिव्स, है ना। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको क्लियर है बिल्कुल, है ना, इससे एग्जाम्पल से। अब समझिए, आप खुद सोचकर देखना कि जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, तो वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा। भाई गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रीजनेबल होगा, सही होगा। तो यहाँ पे रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर क्या होता है, इनफॉर्मल में यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इट इज़ हायर देन द फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डिस्कस कर लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है ना। अब आप एक बार देखना कि ये जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है इंडिया में, बाय हुम इट इज गवर्नड, कौन इसको गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो इट इज गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय, फॉर्मल सेक्टर इज गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड फॉर इनफॉर्मल सेक्टर देयर इज नोबडी टू गवर्न दिस सेक्टर। भाई इनफॉर्मल वाले को तो कौन ही गवर्न करेगा, यहाँ तो कोई है ही नहीं, है ना। ये तो लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आप देखना जरा यहाँ पे क्या है, अनफेयर मीन्स। मान लीजिए अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो फॉर्मल सेक्टर वाले क्या करेंगे, वो आपको स्यू कर देंगे, आप पे केस कर देंगे, है ना, वो कुछ कोशिश करेंगे, कंप्लेंट्स वगैरह करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, है ना। तो फॉर्मल सेक्टर जो है वो फेयर मीन्स को प्रैक्टिस करता है, पर आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो वो अनफेयर मीन्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि वो मारना, धमकी देना, बेइज्जती करना। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर अनफेयर मीन्स भी प्रैक्टिस हो जाते हैं इनफॉर्मल में, पर फॉर्मल में ये नहीं होते हैं यूजुअली। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। आई होप कि आपको फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर का डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के, हाँ जी, अब खुशी का मौका है, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर हम जाने वाले हैं जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या नाम है, पढ़िए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, एज फ्रॉम द नेम इट इज वेरी क्लियर। भाई ऐसे ग्रुप जो खुद की मदद करने के लिए बनाए गए हैं, क्या, ऐसे ग्रुप जो खुद की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। इंडिया में एक कॉन्सेप्ट जो आया था ये बहुत जल्दी आ गया था। इसमें क्या होता था कि 15 to 20 मेंबर्स दे आर यूनाइटिंग एंड दे आर मेकिंग देयर ओन सेल्फ हेल्प ग्रुप। 15 से 20 मेंबर्स क्या करते थे, वो ज्वाइन होते थे और वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना करते थे, है ना। इसके अंदर क्या होता था, वो लोग बेसिकली वो लोग विमेन होते थे, या वो लोग पुअर होते थे, या फार्मर्स होते थे। 3 कैटेगरी, क्या, विमेन, पुअर और फार्मर। 15 to 20 पीपल दे आर कंबाइनिंग एंड दे आर मेकिंग देयर ओन सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, है ना। उसके बाद वो लोग क्या करते थे,
25 to 100 रुपीज और अबव, 25 से 100 रुपये या ज़्यादा रेगुलर इंटरवल्स पे वो लोग कलेक्ट करते थे। और कलेक्ट करते 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 2-3 साल के अंदर उन पे काफ़ी फंड हो जाता था। और काफ़ी फंड जब उन पे हो जाता था तो वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करते थे एट वेरी चीप इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब उनका नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, नाउ दे यूज टू लिंक विद द बैंक्स, उनके बैंक्स के संग लिंक हो जाते हैं कि वो बैंक्स के लिए एलिजिबल हैं कि बैंक्स उनके नाम पर लोन दे देता है फिर उनको, है ना। ये चीज़ समझ जाइए। अब एक बात सोच कर देखना कि जब बहुत सारे लोग जब आपस में मिलेंगे तो वो केवल पैसे की लेन देन की सब बातें नहीं करेंगे, वो सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके अंदर सोशल इश्यूज़ भी डिस्कस हो जाते हैं। क्या डिस्कस होते हैं? सोशल इश्यूज़ आर ऑल्सो डिस्कस्ड अमंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये सारी बातें भी करते हैं वो लोग और इन चीज़ों के सल्यूशन की भी बात होती है वहाँ पर। तो ये आपका टॉपिक हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया है। अगर कोई डाउट रह गया है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो और उस चीज़ के ऊपर भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। बट मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट ये पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो मिलते हैं चलिए आपको नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।